A very good evening to everyone. So, I am here again for discussing our further topics, that is from chapter number 9, Heredity and Evolution. We have discussed its introductory part and now we have to start what is heredity. So, before that, make sure you have watched the previous video where we have discussed about it, and do subscribe our channel, hit the bell icon for latest update. So let's start the video. तो हम पढ़ रहे थे हेरिडिटी. हेरिडिटी होती क्या है? तो सिंपल वर्ड्स में अगर कहूँ मैं, द पासिंग ऑन ऑफ फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स जेनेटिकली फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. जो फिज़िकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जब वो जेनेटिकली यानी कि डीएनए के थ्रू एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब वो जाते हैं उसको कहते हैं हम हेरिडिटी. अब ये जो हेरिडिटी है पास जो हो रही है एक जनरेशन टू अनदर, यहाँ पर कुछ रूल्स होते हैं. कौन से रूल्स हैं? तो सबसे हम पहले पढ़ेंगे इनहेरिटेड ट्रेट्स. इनहेरिटेड ट्रेट्स में हम आ जाते हैं तो हम अब एक और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आता है. जो सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की हम बात कर रहे हैं कि ये चेंज हो जाती है, यहाँ पर सिमिलैरिटीज़ होती हैं, यहाँ पे डिफरेंसेस आ जाते हैं, पर ये होते क्या हैं? तो अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल लूँ जो कि यहाँ पर फिगर में भी दिया गया है, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर ईयर लोब, ये ईयर का जो लोअर पार्ट होता है इसको हम कहते हैं ईयर लोब. ठीक है, तो दो फिगर्स यहाँ पर दी हैं. एक ईयर लोब तो क्या है? फ्री है. ओके, वहीं दूसरी बी इमेज में, बी फिगर में जो ईयर लोब है वो है अटैच्ड. तो ये क्या हुआ? यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस आए, वेरिएशंस आए, जिसकी वजह से एक जनरेशन में तो हम बोल सकते हैं कि हमने ईयर लोब को फ्री देखा, वहीं दूसरी में ईयर लोब क्या हो गई? अटैच्ड हो गए. सो these are the variants found in human population. अब नेक्स्ट बात आती है रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, दैट इज मेंडल्स कॉन्ट्रीब्यूशंस. तो रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस की जब हम बात कर रहे हैं तो क्या होता है बेसिकली ह्यूमन बीइंग की केस में अगर हम जाके देखें तो दोनों ही मदर और फादर का कंट्रीब्यूशन होता है. किसमें? जेनेटिक मटेरियल में. चाइल्ड के अंदर जितना फादर कंट्रीब्यूट करेगा उतना ही मदर कंट्रीब्यूट करेगी. तो ये जो ट्रेट है वो इन्फ्लुएंस हुआ किससे? बोथ पेरेंटल एंड मैटरनल डीएनए से. तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि जो एक चाइल्ड है उसके अंदर दो वर्जन्स होने चाहिए. किसके? एक तो पेरेंटल और एक मैटरनल. अब आगे देखें तो एक साइंटिस्ट थे मेंडल, जिनका पूरा नाम था ग्रेगोर जोहान मेंडल. इन्होंने क्या किया? बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स दिए, थ्योरी दी, जिससे हम रूल्स के बारे में जान पाए, रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में जान पाए. तो वो क्या थे वो अब हम देखते हैं. तो अब सबसे पहले मैं अगर ग्रेगोर जोहान मेंडल के बारे में बताऊं कुछ, तो ये क्या थे? बहुत ही अच्छे साइंस और मैथमेटिक्स में स्टडी की थी इन्होंने, और यूनिवर्सिटी ऑफ विना में इन्होंने अपनी जो भी है स्कॉलर वगैरह सब कंप्लीट की. पर ये एग्ज़ामिनेशन फॉर अ टीचिंग सर्टिफिकेट, जो एक क्वालिफ़िकेशन होती है, उसके अंदर फेल हो गए. फिर ये वापस से चले गए मॉनेस्ट्री, जहाँ पर इन्होंने क्या किया? पीज़, जो मटर होती है, उनको ग्रो करना स्टार्ट कर दिया और उनके अंदर जो ट्रेट्स आते हैं इनहेरिटेंस के उनको एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया. मेंडल ने क्या किया कि साइंस के साथ में ही मैथमेटिक्स की हेल्प से इन्होंने ऑब्ज़र्व करना शुरू किया कि ये इनमें चेंजेस हो कैसे रही हैं. तो मेंडल यूज्ड अ नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग वायबल कैरेक्टर्स ऑफ गार्डन पीस. जैसे कि उसने ध्यान देना शुरू किया कौन कौन से कैरेक्टर पे? राउंड रिंकल सीड,
टॉल शॉर्ट प्लांट्स, वाइट वॉयलेट फ्लावर्स एंड सो ऑन। यानी कि जैसे कि वो देख रहा है एक कैरेक्टर पे कि यहाँ पे राउंड सीड हो रहे हैं और यहाँ पर रिंकल सीड हो रहे हैं, तो ये एक कैरेक्टर का पेयर हो गया। वहीं एक जगह तो टॉल है और एक जगह क्या है, शॉर्ट प्लांट है। फ्लावर में कैसा है, वाइट है एक तो, एक वॉयलेट है। तो इसने ये सारे कैरेक्टर्स को क्या किया, ऑब्जर्व करना शुरू किया और इसके अकॉर्डिंग कुछ रूल्स दिए, कुछ थ्योरी दी। तो सबसे पहले इसने क्या किया, पी प्लांट्स लिए डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक के, कुछ तो थे टॉल प्लांट्स और कुछ थे शॉर्ट प्लांट्स, दोनों की ही क्रॉसिंग ओवर कराई और जो इसको जनरेशन मिली उसकी परसेंटेज कैलकुलेट की कि वहाँ पर टॉल प्रोजेनी कितनी है और शॉर्ट प्रोजेनी कितनी है। तो उसने क्या देखा कि सबसे पहले जब उसने क्रॉसिंग ओवर कराई किसकी, टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट की, तो उसको क्या मिले, ऑल टॉल ऑफस्प्रिंग मिले। ठीक है, कोई भी मीडियम हाइट का प्लांट नहीं मिला, जितने भी प्लांट्स थे कैसे थे, टॉल थे। इसका मतलब ये था कि ये जो जनरेशन है इसके अंदर क्या एक्सप्रेस हुआ है, केवल पेरेंटल ट्रेट का एक्सप्रेशन हुआ है। यहाँ पर नॉट सम मिक्सचर्स ऑफ द टू, यानी कि दोनों की ही ब्लेंडिंग हुई, क्रॉसिंग ओवर। तो वहाँ पर जो कैरेक्टर से देखने को मिले वो दोनों के नहीं मिले, केवल एक का मिला, वो क्या था, पेरेंटल ट्रेट्स। अब ये क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि जो टॉल प्लांट्स हैं पेरेंटल जनरेशन के, क्या वो F1 जनरेशन के एग्जैक्टली वही टॉल प्लांट्स हैं? So Mendelian experiment tests this by getting both the parental plants and these F1 tall plant to produce by self pollination। तो अब क्या किया कि इसने दोनों ही पेरेंटल प्लांट लिए और F1 जनरेशन का टॉल प्लांट लिया और उनके अंदर क्या करा दिया, सेल्फ पॉलिनेशन। अब जो progeny of parental plants are of course all tall, however the second generation or F2 progeny of the F1 tall plant are not all tall। तो इससे क्या पता चला हमें कि सेल्फ पॉलिनेशन कराने के बाद में क्या मिला हमें, सारे ही टॉल प्लांट्स मिले थे। वहीं F2 जनरेशन में हमें क्या मिले कि जो F1 है वहाँ पर सारे ही प्लांट्स क्या है, टॉल नहीं है। इंस्टेड ऑफ 1/4 ऑफ देम आर शॉर्ट, यानी कि 1/4 प्लांट्स वहाँ पर क्या है, शॉर्ट। तो दिस इंडिकेट्स दैट बोथ द टॉलनेस एंड शॉर्टनेस ट्रेट वर इनहेरिटेड इन F1 प्लांट बट ओनली टॉलनेस ट्रेट व्हाट वाज एक्सप्रेस। यानी कि इससे क्या मिला हमें कि जो F1 जनरेशन थी उसके अंदर ट्रेट्स तो दोनों के ही थे पर एक्सप्रेस कौन सा हुआ, केवल टॉल वाला। This led Mendel to propose that two copies of factor now called genes। उस टाइम पे जीन्स को क्या कहते थे, फैक्टर, अब हम कहते हैं जीन्स। तो मेंडल ने क्या किया कि हर जीन की 2 कॉपीज़ होती हैं फैक्टर की। कंट्रोलिंग ट्रेट्स आर प्रेजेंट इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, जो कि कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिज्म में। दीज टू मे बी आइडेंटिकल और मे बी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन दी परसेंटेज। ये जो ट्रेट्स हैं, ये जो फैक्टर की बात यहाँ पर कर रहा है, ये आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं और परसेंटेज पे डिपेंडिंग भी हो सकते हैं। बट पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस कैन बी वर्कड आउट विद द अजम्पशन एज शोन इज 9.3। तो यहाँ पर क्या हुआ, पहली जनरेशन में तो क्या मिले, सारे ही टॉल। वहीं F1 जनरेशन का क्या किया, सेल्फ पॉलिनेशन। उस सेल्फ पॉलिनेशन से हमें क्या मिला, कुछ टॉल प्लांट्स और 1/4 1/4 क्या मिले हमें, शॉर्ट प्लांट्स। सो इन दिस एक्सप्लेनेशन बोथ TT, यहाँ पर TT किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टॉल प्लांट को। वहीं स्मॉल t किसको प्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल प्लांट को। और TT यहाँ पर ट्रेट तो स्मॉल प्लांट का भी है इसमें, ठीक है, कैरेक्टर स्मॉल प्लांट के भी है, लेकिन एक्सप्रेशन किसका हो रहा है, कैपिटल T, यानी कि ये क्या है, टॉल प्लांट्स हैं। ओके, और इसने क्या बोला
कि जो यहाँ पर एक्सप्रेस हो रहे हैं, यानी कि कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो कैपिटल टी पहले आएगा क्योंकि यहाँ पे जो एक्सप्रेशन हो रहा है किसका हो रहा है, टॉलनेस का, और इसको हम क्या कहेंगे कि ये है एक डोमिनेटिंग ट्रेट। और यहाँ पर देख सकते हैं हम स्मॉल टी, तो ये क्या है, एक रेसेसिव ट्रेट, यानी कि छुपा हुआ ट्रेट, और डोमिनेंट ट्रेट जो जल्दी से दिख जाता है और जो रेसेसिव है वो देर से दिखता है। तो यहाँ पर हमने देखा था मेंडल का पहला एक्सपेरिमेंट, जहाँ पर उसने केवल एक कैरेक्टर लिया था पी प्लांट का, दैट इज फॉर टॉल एंड शॉर्ट वन। अब यहाँ पर वो क्या ले रहा है, दो कैरेक्टर, एक तो उसकी हाइट का कैरेक्टर और एक तो उसके सीड का कैरेक्टर। तो हाइट में क्या आ जाएगा कि टॉल है या शॉर्ट, और सीड में रिंकल्ड है या फिर राउंड। तो अब इसको इसने एक्सप्रेस किया, देखा, समझा। तो यहाँ पर उसको कैसे मिले कि कुछ प्लांट टॉल थे विथ रिंकल्ड, कुछ थे टॉल विद राउंड, कुछ थे शॉर्ट विद रिंकल, कुछ थे शॉर्ट विद राउंड। तो यहाँ पे बहुत सारे तरह की इसको वैरायटीज़ देखने को मिली। पर इसको सिस्टमैटिक मैटर में अगर हम देखें एक्सप्रेशन क्या थी इसकी, तो अब हम देखते हैं हाउ डू दीज ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस्ड। तो मैकेनिज्म था हेरिडिटी का, यहाँ पे भी हुआ। तो सेलुलर डीएनए जो होता है इंफॉर्मेशन सोर्स, जो कि प्रोटीन बनाता है किसके अंदर, सेल के अंदर। A section of DNA that provides information for one protein is called gene for that protein। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे ये दो लाइन आई है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सेलुलर डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन इन दी सेल। सेलुलर डीएनए क्या है, इंफॉर्मेशन सोर्स है, किस लिए, प्रोटीन को बनाने के लिए, ठीक है। A section of DNA that provides information for one protein is called gene। अब अगर हम एक सेक्शन ऑफ डीएनए की बात करें तो वो क्या प्रोवाइड कर रही है हमें, इंफॉर्मेशन एक प्रोटीन को बनाने के लिए, और वो इंफॉर्मेशन को हम क्या कहेंगे, जीन फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोटीन। तो अब हम जैसा कि जानते हैं कि प्लांट्स के अंदर भी हार्मोन्स होते हैं जो क्या करते हैं, ट्रिगर करते हैं उसकी ग्रोथ को। प्लांट की हाइट डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर प्लांट हार्मोन, कि अगर वो हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट होगा या फिर तो वो क्या हो जाएगा, प्लांट बड़ा हो जाएगा। वहीं अगर वो कम सीक्रेट हुआ तो प्लांट कैसे रह जाएगा, ड्वार्फ रह जाएगा, शॉर्ट रह जाएगा। द डिपेंड ऑन the amount of a particular plant hormone, the amount of plant hormone made will depend on the efficiency of the process for making it। अब जो plant hormone है वो किस पे डिपेंड करेगा कि कितनी एफिशिएंटली वो बन रहा है हार्मोन किसके अंदर, प्लांट के अंदर। अब कंसिडर कर लो कि एक एंजाइम है, ठीक है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस यानी कि किसको, हार्मोन को बनाने के लिए, इस प्रोसेस को बनाना मतलब प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए एंजाइम है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एंजाइम जो करता है वो एफिशिएंटली वर्क करता है हार्मोन्स को बनाने के लिए। और अगर हार्मोन्स बने, ज़्यादा बने, तो प्लांट भी क्या होगा, टॉल होगा। और अगर हार्मोन्स का सीक्रेशन कम हुआ तो क्या हो जाएगा, प्लांट ड्वार्फ रह जाएगा। तो इनडायरेक्टली अगर हम कहें, क्या कह रहे हैं यहाँ पर, एंजाइम, और जो ट्रिगर करते हैं किसको, ग्रोथ को, वो होते हैं हार्मोन्स। पर यहाँ पे जो कंट्रोलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो कंट्रोल कर रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स को, जो ट्रेट्स को कंट्रोल कर रहा है, वो कौन है, जीन। तो जीन्स कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स। If the interpretations of Mendelian experiments we have been discussing are correct, then both parents must be contributing equally to the DNA of the progeny during sexual reproduction। अगर मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट अगर ये सही है तो उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि दोनों ही पेरेंट का कंट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए, डीएनए में इक्वल होना चाहिए। वी हैव डिस्कस दीज इशू इन द प्रीवियस चैप्टर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, गो थ्रू द चैप्टर एंड सी। If both parents can help determine the trait in the progeny, both parents must be contributing a copy of the same gene। This means that each pea plant must have two sets of all gene,
one heritated from each plant. For this mechanism to work, each germ cell must have only one gene set. तो क्या होना चाहिए कि दोनों ही डीएनए में क्या होगा, सेम ही सेट ऑफ जीन प्रेजेंट होंगे, पर जो इनहेरिटेड होने वाले हैं जीन्स उनका केवल एक सेट प्रेजेंट होना चाहिए. हाउ डू जर्म सेल मेक अ सिंगल सेट ऑफ जीन फ्रॉम द नॉर्मल 2 कॉपीज. अब जर्म सेल जो है वो उन 2 सेट्स की एक सिंगल कॉपी, एक सेट कैसे बनाती है, दैट ऑल अदर सेल्स इन द बॉडी हैव. If progeny plants inherited a single whole gene set from each plant, then the experiment explained in figure 9.5 cannot work. यहाँ पर अब इस फिगर को हम पहले देखते हैं. यहाँ पर क्या हुआ, हमने यहाँ पर एक पीप सीड लिया जो कि था RR यानी कि राउंड था, और YY यानी कि ग्रीन. ओके, तो राउंड ग्रीन सीड लिया और क्या लिया, एक रिंकल्ड येलो सीड लिया. दोनों को ही क्रॉस कराया तो हमें क्या मिला, राउंड येलो सीड. ये क्या बनी हमारी F1 जनरेशन. अब सेल्फ पॉलिनेशन अगर हम कराएं इस F1 जनरेशन का तो क्या मिलेगी हमें, F2 जनरेशन या फिर F2 प्रोजेनी. F2 प्रोजेनी में क्या होगा, यहाँ पर एक पुनेट स्क्वायर बनेगा. अब ये जो टेबुलर फॉर्म में हम बनाते हैं इसको क्या कहते हैं हम, पुनेट स्क्वायर. तो हमने पहले लिया था एक कैरेक्टर को, एक कैरेक्टर का अगर क्रॉस हम करते हैं तो उसे हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस. और क्योंकि यहाँ पर हम 2 कैरेक्टर्स को ले रहे हैं, एक तो उसका सीड का शेप रिंकल है या राउंड है, और दूसरा उसकी हाइट का टॉल है या शॉर्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, डाइहाइब्रिड क्रॉस. तो हमने 2 सीड्स लिए, राउंड ग्रीन और रिंकल येलो, दोनों में क्रॉस कराया. तो दोनों को क्रॉस कराने पे हमें मिला राउंड येलो सीड जो कि क्या थी हमारी F1 जनरेशन. सो F1 जनरेशन के बाद में हमने इसको क्या किया, सेल्फ पॉलिनेशन कराया. वो कैसे कराया अब हम देखेंगे. तो हमने बात की थी कि जो डोमिनेंसी है वो कौन दिखाते हैं, यहाँ पर कैपिटल लेटर्स. तो यहाँ पे कैपिटल R, कैपिटल Y ये सब क्या दिखा रहे हैं, डोमिनेंसी यानी कि डोमिनेंट कैरेक्टर. अब अगर मैं इनको यहाँ बॉक्स में लिखूँ तो सबसे पहले मैं एक ट्रेट के डोमिनेंट कैरेक्टर लिखूँगी, फिर दूसरे ट्रेट के डोमिनेंट, फिर रेसेसिव. जैसे कि यहाँ पर है कैपिटल RR, दोनों ही डोमिनेंट हैं तो दोनों को मैं साथ में लिखूँगी. अब दूसरे ट्रेट की तो दोनों ही डोमिनेंट हैं यहाँ पे भी, तो दोनों को मैं साथ में लिखूँगी. अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे कैपिटल है कैपिटल R, दोनों डोमिनेंट हैं. वहीं यहाँ पर एक डोमिनेंट Y है यानी कि येलो, और वहीं स्मॉल y है यानी कि रेसेसिव. तो मैं पहले डोमिनेंट को लिखूँगी फिर रेसेसिव को लिखूँगी. ईजी है. इसको टेबल को जो बुक में दी गई है इसको याद नहीं करना है हमें, हम खुद उसको बना सकते हैं, बहुत ही ईजी वे है. सो ऐसे ही मैं अब सारी टेबल ऐसे करके बना दूँगी. डोमिनेंट पहले, फिर अब रेसेसिव, फिर यहाँ से डोमिनेंट, फिर डोमिनेंट. ऐसे ही पहले डोमिनेंट, फिर रेसेसिव, फिर डोमिनेंट, फिर रेसेसिव. और इसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पर मैंने ये मेरी पूरी टेबल बना दी है. अब यहाँ पे अगर देखूँ मैं तो ये ट्रेट किसको शो कर रहा है, रेसेसिव कैरेक्टर को. यहाँ पर एक भी डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं देखा जा रहा. ऐसे ही हम इनको ग्रुप में बना लेंगे. जैसे कि अगर हमको ध्यान से देखें, इनकी अगर पेयरिंग हम करें तो ये कैरेक्टर दोनों ही सेम है, और कौन सा है, ये वाला कैरेक्टर और ये. तो ये 4 की एक पेयरिंग हो जाएगी. तो अगर इनका हम रेशियो निकालें तो क्या निकलेगा. तो अब हमने यहाँ पर इनको क्लासीफाई किया है. जो सीड राउंड येलो है ये तो क्या है, नंबर ऑफ सीड्स हैं. और यहाँ पे जो हमने ट्रेट्स यहाँ पर जो टेबल में से काउंट करके लिखे, तो 9 जो थे राउंड येलो थे, राउंड ग्रीन 3 थे, रिंकल येलो 3 थे, और रिंकल्ड ग्रीन जो कि बहुत ही रेसेसिव कैरेक्टर है वो केवल 1 था. तो टोटल हो गए हमारे 16.
अब वापस से आ जाते हैं, हम बात कर रहे थे जर्म सेल की, जहाँ पर हमें इंडिपेंडेंट इनहेरिटेड उसका ट्रेट को सिंगल सेट में कन्वर्ट करना था। पर अगर हम इस ट्रेट को देखें, ये जो मेंडल की टेबल दी गई थी, डाई हाइब्रिड क्रॉस जो था, अगर हम इसको देखें तो ये ऐसा नहीं कर रहा था। दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय द फैक्ट दैट ईच जीन सेट इज प्रेजेंट नॉट एज अ सिंगल लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए। यहाँ पर जीन जो है वो इस सिंगल लॉन्ग थ्रेड में प्रेजेंट नहीं है, यानी कि सिंगली प्रेजेंट नहीं है, बट एज सेपरेट इंडिपेंडेंट पीसेस ईच कॉल्ड अ क्रोमोसोम। अब अगर हम उसको और सेपरेट करें इंडिपेंडेंटली, तो एक पीस को हम क्या कह देंगे, क्रोमोसोम। दस ईच सेल विल हैव 2 कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम। हर सेल के पास में एक एक कॉपी होगी क्रोमोसोम की, one from male and another from female parent. Every germ cell will take 1 chromosome from each pair, and these may be either maternal or paternal or origin. When 2 germ cells combine, they will restore the normal number of chromosome. जब ये दोनों ही combine होंगे तो normal chromosome इनका वापस से बन जाएगा। DNA of the species, such a mechanism of inheritance explain the result of the Mendel experiment. तो ये जो इनहेरिटेंस का एक्सप्लेनेशन दिया गया किसको रिजल्ट कर रहा है, मेंडल एक्सपेरिमेंट को। एंड इज यूज्ड ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, बट और सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म also follow similar rules of inheritance can be work out how they are. So यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकला कि ये जो ट्रेट्स है क्या होंगे, पहले तो सेपरेट आउट हो जाएंगे, उसके बाद में कंबाइन कर लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो ट्रेट्स हैं वो सेपरेट आउट हो गए, फिर कंबाइन होके वापस से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गए।